दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा चालाक बुढ़िया। एक बहुत ही मजेदार कहानी। मनिकपुर नामक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे तथा बाल सफेद हो गए थे। मुंह में दांत न होने के कारण उसकी ठोड़ी आगे को निकल आई थी। इससे उसकी नाक, जो कि पहले से ही लंबी थी, और भी लंबी नजर आने लगी थी। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। चंपा बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली, बिटिया, मैं रानी के हाथ पैर में उपटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। बुढ़िया को वहाँ उपटन मलते, रानी को नहलाते, श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वो सोच रही थी कि जल्दी घर पर पहुँचूं तो खिचड़ी खाऊं। घर आने पर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता नहीं है। वो शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वो पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर लेकर आए और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मारकर बोली, तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत भी ब्याह नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वो सोचने लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह काबू में आ जाए। इसी कारण वो हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? भूत बोला, तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वो बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वो बोला, अच्छा अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया, और जैसे ही भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में ढक्कन लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। वो उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर नीम के पेड़ के कोटर में रख कर आए। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन धोबी उसी नीम के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे पास के नीम के पेड़ में से आवाज आती सुनाई दी। वो पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है। वो अभी इसी सोच में था, बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया, इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंका, इसके बाद वो हिम्मत करके बोला, ना बाबा, तू भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर मुझे ही चिपट गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वो कोई तेरा भी गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु न कहो, होने वाली सास कहो। भूतों की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है, बताओ तो जरा। भूत ने कहना शुरू किया, वो जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो न, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लो तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारा किस्सा कह सुनाया। धोबी को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वो बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया।
धोबी को वहां से जाता देख भूत फिर खुशामद करके बोला, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तक उस राजकुमार पर पानी छोड़ दोगे उसे तभी छोड़ूंगा। बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम दे देगा। धोबी को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा और अपने बारे में बताकर उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो वहां उसने ढिंढोरा पीटते सुना, राजा का बेटा बीमार है। वह रह रहकर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राजवेद उसका इलाज करके हार गए हैं। जो उसे अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। धोबी समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार को चिपट गया है। वो राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वादे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को जागीर में 10 गांव जागीर दिए। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी कर दी और वह सुख से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो उसे भारी चिढ़ हुई। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वो भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, यह ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वाले को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वो गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। इधर भूत धोबी के बेटे की जब जब गर्दन दबाता वह रह रहकर चिल्लाता। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, यह हल्ला गुल्ला काहे का? धोबी ने कहा, मैं क्या जानूं, होगा कुछ। भूत बोला, जरा देखकर तो आओ कि क्या बात है। धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देख कर आता हूँ। धोबी ने लौटकर बताया कि वो बुढ़िया एक फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वो भूत को कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वह सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा कंजूस राजा। एक बहुत सुंदर कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही कंजूस था। अपने राज्य के खजाने पर सांप बनकर बैठा हुआ था। उसका पुत्र जवान हो गया था, किंतु राजा उसे खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं देता था। उसकी पुत्री भी जवान हो गई थी, किंतु खर्च करने के भय से राजा उसकी शादी भी नहीं कर रहा था। इस प्रकार कंजूसी करते करते राजा बूढ़ा हो गया था। एक दिन राजा के राज्य में कुछ नट आए। वे राज दरबार में उपस्थित हुए तथा उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपना तमाशा दरबार में दिखाना चाहते हैं। राजा सोचने लगा कि तमाशा देखने के पश्चात मुझे इन नटों को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उनसे बहाना बना दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है। नट राजा की इस बात पर बड़े ही नाराज हुए। वे आकर नगर में ठहर गए। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। नट मंडली को आर्थिक समस्या ने आ घेरा। लाचार होके वे एक बार फिर से राजा के पास पहुँचे। राजा ने फिर से बहाना बना दिया, लेकिन उसके दरबारियों ने उससे प्रार्थना की, महाराज आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए। अगर आप इन्हें इनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा, लेकिन तमाशा जरूर देखिए। हम सब लोग मिलकर नट मंडली को पैसा दे देंगे। मुफ्त का तमाशा देखने को राजा राजी हो गया। रात का समय तमाशे के लिए रखा गया। बड़ी बड़ी मशालों के उजाले में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ किया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों से बांधा गया।
एक बहुत ही ऊंचे बांस पर एक पाया खड़ा था। उसे एक आदमी ने अपने दांतों से उठा रखा था। एक नटनी आग के भीतर से निकल रही थी। दरबार के लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। दरबारियों, राजा, राजकुमार, राजकुमारी के अतिरिक्त राज्य के कुछ नामी लोग भी वहां उपस्थित थे। उनमें से एक साधु भी था। उसके पास एक चादर थी। नटों का प्रमुख और नटनी विचित्र तथा दिल दहलाने वाले दृश्य दिखा रहे थे, किंतु राजा अपने मन को दाबे हुए बैठा था। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ भी कहा या उसके मुंह से वाह भी निकली तो उसे नटों को कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देना पड़ेगा। इसके विपरीत सभी दर्शक वाह वाह कर रहे थे। रात बीत रही थी। ऐसा मालूम देता था कि 2 घड़ी बाद ही सुबह हो जाएगी। नटी सोचने लगी कि राजा की वाह वाह के बिना नट हतोत्साहित हो जाएगा। अतः नट को साहस बंधाते हुए वो बोली, रात घड़ी भर रह गई, किस पिंजरे में आए, कहे नटी सुन हो प्रिया, मीठा ताल बजाए। नट समझ गया कि नटी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए वह उत्साहित होकर और भी सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाने लगा। एक पहर उसे भी ख्याल आया कि कहीं नटी भी उदास न हो जाए। सो नट ने नटी से ऊंचे स्वर में कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी डूब जाए, मखत नर सुन नायका, ताल अंग नई लाए। नट ने नटी से कहा है, हे नटी, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की ताल भंग नहीं होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी जनता वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार पुरस्कार दिया। उस साधु से नहीं रहा गया। उसने वाह वाह करते हुए अपनी चादर ही दे दी। तभी राजकुमार ने आगे बढ़कर नट को अपने गले का हीरे का हार दे दिया। राजा के हृदय पर बड़ा आघात लगा। राजकुमारी ने नट को अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। राजा मन ही मन रो पड़ा, हाय मेरे हीरे की अंगूठी। लेकिन इसके साथ ही राजा के मन में यह प्रश्न भी उठा कि आखिर इन तीनों ने किस बात पर नटों को इस प्रकार पुरस्कार दिए हैं। तमाशा समाप्त हो गया था। राजा अपने हृदय में उठने वाले प्रश्न को लेकर बेचैन हो उठा था। उसने तुरंत ही राजकुमार, राजकुमारी और साधु को अपने सामने बुलाया। तीनों लोग बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, साधु, तुमने अपने तन की चादर नट को क्यों दे दी? साधु भगवान का नाम लेकर बोला, महाराज, मैं सन्यासी हूँ। जप तप करना मेरा धर्म है, किंतु आपको देखकर मुझे अचानक लगा कि मैं भी क्यों न ठाठ बाट वाला जीवन व्यतीत करूं। मेरा मन विलास की ओर विमुख हो उठा। तभी इस नट ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, मुझे लगा कि अब जबकि मेरा एक पाँव कब्र में है तो फिर हृदय में यह लालसा क्यों रखूं। इस नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करवा दिया था। मैंने प्रसन्न होकर अपनी चादर उसे दे दी। अब यही सवाल राजा ने राजकुमार से किया। राजकुमार नीचे गर्दन करके बोला, पिताजी, मैं युवक हूँ, आप मुझे खर्च के लिए पैसा भी नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं भला सुख से कैसे जी सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि आपकी हत्या करके मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। किंतु इस नट ने मेरी आंखें खोल दी। जब यह बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन जिएंगे। इन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं। इस शुद्ध विचार के आते ही मैंने अपने गले का हार इस नट को दे दिया। इसके पश्चात राजा ने यही सवाल राजकुमारी से किया। राजकुमारी बोली, अन्नदाता, मैं युवा हो गई हूँ। आप पैसा खर्च करने के भय से मेरा विवाह नहीं करते हैं। लाख खुद को संभालने के बाद भी मेरा हृदय फिसल गया और मैं मंत्री के पुत्र से प्रेम कर बैठी। हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर लेंगे, किंतु नट की यह बात ने कि घड़ी गई थोड़ी रही मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि पिताजी वृद्ध हो चले हैं और कितना जिएंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर उनका मरना उचित नहीं है। इसी कारण मैंने भागने का विचार त्याग दिया। मैंने नट को इसी कारण अपनी अंगूठी दे दी। राजा यह बातें सोचकर आश्चर्यचकित रह गया।
वह बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कही पंक्तियां याद आ रही थी। उसे लगने लगा कि कंजूसी करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर नट यह बात नहीं कहता तो उसकी बेटी उसके मुंह पर कालिक पोत देती तथा उसका बेटा उसे मार डालता। तब मेरी कंजूसी मेरा क्या साथ देती। इससे अच्छा अगर समय रहते विवाह कर देता तो उसके मन में यह विचार कदापि न आते। मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बचे हुए दिनों को तो मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूं। नट ने ठीक ही कहा था कि घड़ी गई थोड़ी रही। अंत में राजा ने अपनी कंजूसी का विचार त्याग दिया और तुरंत पहरेदार को बुलाकर कहा, जाओ जाकर उस नट की मंडली को हमारे सामने प्रस्तुत करो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया और नट मंडली के पास पहुंचकर उन्हें राजा की आज्ञा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रमुख नट ने सिर झुकाकर राजा से पूछा, क्या आदेश है अन्नदाता? क्या कोई तमाशा दिखाओ? राजा ने उन्हें बहुत सा धन इनाम में दिया तथा उसी दिन से उसने कंजूसी छोड़ दी। वो अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को अपने यहाँ आमंत्रित करने लगा तथा उनकी कला की परख कर उचित पुरस्कार प्रदान करने लगा। उसने अपने बेटे को युवराज घोषित किया तथा उसे भरपूर ऐशो आराम दिए। अपनी पुत्री का विवाह भी उसने उचित वर तलाश कर बहुत धूमधाम के साथ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा नन्हे राजकुमार की कहानी। बहुत समय की बात है कि एक गांव में राजकुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाई और भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसको किसी न किसी बहाने डांटते फटकारते रहते। प्रायः वह दुखी रहता। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने खूब पीटा। वो घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा और काफी देर तक रोता ही रहा। रोता रहा और माँ बाप को याद करता रहा। उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ समय बाद उधर शेर आया और राजकुमार को उठा जंगल की ओर ले गया। जंगल में काफी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खाया जाए। ऐसा सोचकर बोझ को उसने नीचे रखा। केवल कपड़ों को देखकर वो अपने आप से बोला, लो, यह तो राजकुमार के कपड़े ही कपड़े हैं। वो तो नहीं है। लगता है राजकुमार कहीं रास्ते में कपड़ों में से खिसक गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पांव ही लौट गया। वास्तव में राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा, वो उठा और पूर्व दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर गौशाला पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाला की देखभाल नहीं कर रहा था। केवल कुछ गाय थी और बच्चे। काफी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बड़े जोरों की भूख लगी थी। पहले तो उसने जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, दूध पिया, फिर गौशाला की सफाई की। सब काम कर गौशाला के बाहर आ एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नुकीले सींगों वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाला पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाला की बड़ी सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध, मक्खन और पनीर भी गायब है। अवश्य ही आज कोई आया है। आओ देखें कौन है जिसने हमारे गौशाला की इतनी अच्छी सफाई की है। बैलों के सरदार ने अपने साथियों को संबोधित किया। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमार के पैरों के निशान देखता देखता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जिस पर वह बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया था। वह राजकुमार पर झपटने ही वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया।
कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार गिराया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार मारे डर के बुरी तरह कांप रहा था। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया, आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की थी। तुमने पहली बार हमारी गौशाला की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम सब आपको अपना राजा मानेंगे। यह कहकर बैलों का सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठा गौशाला ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनाया और उसे उस पर बिठा दिया। रात को बड़ी खुशियां मनाई गईं। बैलों के सरदार ने राजकुमार को एक सोने की और एक बांस की बांसुरी भेंट करते हुए कहा, यदि तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो सोने की बांसुरी बजा देना, हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। यह बांस की बांसुरी तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। राजकुमार ने दोनों बांसुरियां ले ली। वो बहुत खुश था। एक दिन एक शिकारी गौशाला की ओर आ निकला। उसकी नजर राजकुमार की ओर पड़ी। उसके हाथ में सोने की बांसुरी देखकर वो बहुत विस्मित हुआ। उसे लगा यह कोई राजकुमार ही होगा। उसे ख्याल आया कि यह राजकुमार जैसा लगने वाला हमारे राज्य की राजकुमारी के लिए अच्छा वर रहेगा। इस प्रकार राजकुमारी, जिसको राजा ने 12 तालों के भीतर बंद कर रखा था, उसका अंधकारमय जीवन उज्जवल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ गौशाल में ही ठीक हूँ। कहते हुए राजकुमार ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इस पर शिकारी ने उसे बलपूर्वक अपने राज्य ले जाने की धमकी दी। तो एकदम राजकुमार ने अपनी सोने वाली बांसुरी बजाई। देखते ही देखते सब बैल भागते हुए गौशाला पहुंच गए। बैलों को आता देख शिकारी वहां से खिसक गया। शिकारी सीधा अपने राजा के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। उसने राजा से राजकुमार को राजकुमारी के विवाह के लिए अपने राज्य लाने का प्रबंध करने के लिए सलाह दी। बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि महल में उपस्थित जादूगरनी को इस काम के लिए जंगल में गौशाला भेजा जाए। जादूगरनी को भी इस काम के लिए भेजना आसान काम नहीं था। भारी इनाम का प्रलोभन देकर उसे इस काम के लिए तैयार किया गया। अगले दिन जादूगरनी कौए का रूप धारण करके गौशाला पहुंची। राजकुमार अपनी बांसुरी बजा रहा था। जादूगरनी ने वृक्ष पर बैठकर कांव कांव की रट लगाई। राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने जलती लकड़ियां कौए पर फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वह कौवा भी विचित्र था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतनी फुर्ती से उड़कर जाता कि राजकुमार का कोई वार काम न आया। अंत में राजकुमार ने आवेश में वो सोने की बांसुरी ही उस पर दे मारी। कौए ने बांसुरी पकड़ी और महल की ओर उड़ गया। जादूगरनी ने बांसुरी राजा को देते हुए कहा, बांसुरी के बिना अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आदमियों को भेजकर राजकुमार को पकड़वाकर यहाँ बुला सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमार को राज्य में लाया गया। राजा ने उसे भी 12 तालों भीतर उसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जिसमें राजकुमारी बंद थी। राजकुमार बिना सोने की बांसुरी के अब असहाय था। एक दिन राजा राजकुमार से मिलने अंधेरे कमरे में गए और लौटते समय सोने की बांसुरी वही भूल आए। राजकुमार ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बैलों ने महल को घेर लिया। राजा के महल को वे सींगों पर उठाने को तैयार हो गए थे कि राजा घबराया हुआ बाहर आया। हमारे राजा राजकुमार को हमें लौटा दो, नहीं तो हम अभी महल नष्ट कर देंगे। यही नहीं,
साथ में राजकुमारी की शादी भी हमारे राजा के साथ करो। बैलों के सरदार ने राज्य के राजा से कहा। राजा ने न केवल बैलों के सरदार की ये दोनों बातें मानी, बल्कि राजकुमार से राजकुमारी के विवाह के साथ साथ आधा राज्य भी दहेज में दे दिया। बैल राजकुमार और राजकुमारी को लेकर गौशाला लौटे। वहां एक सुंदर महल बनाया जहां राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा खुद का विनाश, भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में पहाड़ी की तरफ जा रहा था। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहे हैं या फिर वह खुद आत्महत्या करने जा रहे हैं। बुद्ध ने उस युवक को आवाज़ लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वह युवक बोला, आप मुझे न रोकें, यह मेरा जीवन है, आपको इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियाँ खोल दो, और तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानियाँ और न बढ़ाएं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूँ और अपनी हथेलियाँ खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने आंखें बंद करके 10 बार गहरी सांस ली, अपनी हथेलियाँ उसने खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। वह युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ गया और कूदने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन वह रुका और उसने नीचे देखा। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक बुद्ध की तरफ घुमा और उनके तरफ देखते हुए बोला, महात्मा, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह मेरे साथ क्या हुआ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ। खूब भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है। वह केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए तैयार था। इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे, लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियाँ खोल दी, तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन है महात्मा? आपने परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जगत मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया। आप नहीं जानते बुद्ध, वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया और वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वह भी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन शिक्षा खत्म करके जब मैं वापस घर आया तब मैंने अपने पिता से कहा
कि मैंने सारे शास्त्र, वेद और उपनिषद पूरी कर ली है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रज्ञ में जाने लगा, जहाँ सभी लोग मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ज्ञानी नहीं माना। वह मेरे शास्त्राज्ञ के बीच पहुँच जाते और मेरे दिए गए जवाब में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते और सभी के सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी वह अपमानित किया करते। वह कहते थे कि वह सब मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह सभी मित्र मेरी सहायता करते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वह मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वह मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दिन मेरे परेशानियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्र के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरा पान किया है तो उन्होंने मेरे मित्रों के सामने ही मुझ पे हाथ उठा दिया। और तब मैंने फैसला किया कि मैं मेरे पिता को सबक सिखाऊंगा। और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी को उठाने से ज़्यादा बड़ा सबक क्या होगा। तब वह सोच पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से न रोक सके तब तुम कैसे ज्ञानी हो। वह युवक बोला, आप सही कह रहे हैं। अब मैं अपने आप को अज्ञानी समझने लगा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहो, उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहाँ जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वह युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वह बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्य रात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर है और वह बहुत बीमार है। उसके पिता उसके माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया। अगर तुमने उस पर इतनी सख्ती न की होती तो वह अभी भी मेरे पास होता। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनके आंखों में उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उस युवक के पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि उसका वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार न पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसके गलतियों को उसे बताएं, लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसके गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरी बातों को अनसुना करता रहा। वह अपने मित्रों की सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम मैं भी अपने पुत्र से करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिला। माता ने कहा, मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में भगवान बुद्ध रुके हैं, वह अवश्य ही वहाँ होगा, तुम जाकर देखो। वह युवक यह सब सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से न बचाया होता
तब मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस जाना और उनके ऋण को उतारना। वह युवक बोला, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता का उजागर करते हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ शामिल कर लें बुद्ध। बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम अपने पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तब तो मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा बुद्धिमानी, एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक गांव का नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा जैसे माँ के पेट से ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से गांव का कोई भी इंसान खुद को बचा ना सका था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने के कारण नंदू के चाचा भी इस ठगी की संज्ञा से बच न सके थे। ठगी के बेमिसाल ज्ञाताओं में उनकी गिनती होती थी। इसी कारण गांव वालों ने उन्हें चाचा ठग का नाम दे दिया था, मगर सब उन्हें सिर्फ चाचा ही कहते थे। नंदू आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया था, इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित न था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा के इस प्रश्न पर नंदू हड़बड़ा गया। वो बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटे, कहकर चाचा अपने काम में लग गए। मगर नंदू की समझ में यह ना आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वो काफी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में ना आया। आखिरकार वो सो गया। अगले दिन उसके चाचा ने कहा, बेटे मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यह गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है, अतः घर से ज्यादा दूर मत जाना। कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय नंदू ने सोचा कि क्यों न गांव की रौनक ही देख ली जाए। यह सोचकर वो घर से बाहर निकल गया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वो एक आंख से काना था। नंदू के पास आते ही वह बोला, काहे भैया का हाल है? मेरा नाम अच्छन है, तुम राघव हो ना? नंदू ने कहा, नहीं, मेरा नाम नंदू है। ओहो, वो व्यक्ति अंगड़ाई तोड़ बोला, अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी रहता और भी साथ था मेरा। नंदू ने उसकी बात काटकर कहा, उन्हें तो गुजरे हुए भी वर्षों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसीलिए आप उनके साथियों में से मालूम नहीं पड़ते। ओह, यह बात नहीं है बेटे, असल में मैं अपनी देखरेख बहुत ज्यादा रखता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ, वह व्यक्ति बोला। काम की बात? कौन से काम की बात? नंदू ने हैरानी से उस व्यक्ति को घूरा। मैं बताता हूँ बेटे, जरा कान खोल कर सुनो। वो व्यक्ति बहुत ही प्यार से बोला, वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो, मेरी एक आंख नहीं है। जानते हो इसका क्या कारण है? ना तो मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता। नंदू बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। अतः इतना कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, सुनो बेटे, पहले मेरी सुनो।
जानते हो मेरी एक आँख क्यों है? क्योंकि दूसरी आँख तुम्हारे दादा के पास गिरवी रखी है। उन्होंने वादा किया था कि तुम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ले लेना। संयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए लाओ, दे दो मेरी आँख। वो बहुत ही मीठे स्वर में बात कर रहा था। यह सुनकर नंदू घबरा गया। उसने सोचा यह तो अजीब मुसीबत है। नंदू की खामोशी देखकर वो व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। वो उस व्यक्ति से बोला, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आँख हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तो है, मगर वे मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे, तुम ही चलकर ले लो। यह सुनकर अच्छन नामक वो व्यक्ति नंदू के साथ चाचा के घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताईं। हालांकि चाचा उसके साथ अच्छन को देखते ही समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। फिर भी नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर अच्छन से पूछा, कहो भाई अच्छन, कैसे आना हुआ? अच्छन ने कहा, जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे। सारे गांव की देखभाल रखते थे और आड़े टाइम में सबकी मदद भी करते थे। जी वो तो ठीक है, मगर यह तो बताइए कि आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? चाचा ने मुस्कुराकर पूछा। अब काहे बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। अच्छन अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगा बैठा। मजबूरीवश चाचा को भी उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा। असल में चाचा बात यह है कि एक बार गांव में बड़ी भयंकर बीमारी फैल गई थी, तो मैंने अपने बीवी बच्चों और जमीन को बचाने के लिए आपके पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी रख दी थी। अब यह रही उधार ली गई रकम, और अब मैं नंदू से अपनी आंख वापस मांग रहा हूँ। यह इस बात के फैसले के लिए मुझे आपके पास ले आया। तब चाचा ने अच्छन को समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली। अच्छन के जाने के बाद चाचा ने नंदू से कहा, देखा हो गया ना लफड़ा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। नंदू चुप रहा। फिर चाचा पास के बूचड़ खाने की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ भेड़ बकरियों की आंखें खरीदी और वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने नंदू को कुछ समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन अच्छन मियाँ चाचा के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि चाचा घर पर नहीं है। उन्होंने नंदू पर अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। बोले, देखो नंदू भाई, जल्दी से मुझे मेरी आँख ला दो। वो जानता था कि नंदू के पास आँख होगी ही नहीं, तो वह देगा कहाँ से। मगर नंदू ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वो तेजी से अंदर गया और चाचा की योजना के तहत वो अंदर से एक बकरी की आँख ले आया और अच्छन से बोला, लो भाई तुम्हारी आँख। अच्छन ने चौंक कर नंदू की हथेली पर रखी आँख को देखा, फिर उसे अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। वो मन ही मन परेशान भी हो रहा था, मगर आखिरकार ठगपुरा की इज्जत का प्रश्न था। उलट पुलट कर देखने के बाद अच्छन ने मुंह बनाकर कहा, यह तो बड़ी है, यह मेरी आँख नहीं है। वो समझ रहा था कि नंदू के पास वही एक आँख होगी, मगर ऐसा तो था ही नहीं। नंदू वापस अंदर गया और दूसरी आँख ले आया और बोला, तब यह वाली होगी। दूसरी आँख देखते ही अच्छन के होश मंतर होने को तैयार हो गए, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बोला, नहीं, यह भी मेरी आँख नहीं है। तब नंदू ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो बार और आंखें दिखाईं, मगर जब अच्छन ने उन्हें अपनी आंखें ना बताई तो नंदू झुझलाकर वह टोकरी जिसमें आंखें रखी थी उठा लाया
और अच्छन के सामने पटक कर बोला, इसमें से छांट ले अपनी। तुम्हारे जैसे बहुत से गरीबों ने दादाजी के पास अपनी आंखें गिरवी रख दी थी। यह सुन और देखकर अच्छन ने झेप उतारने के लिए सभी आंखों में से अपनी आंख ढूंढने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद गुस्से में भरते हुए बोला, यह क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? नंदू ने जल्दी से पूछा। देखो, चुपचाप शराफत से मुझे मेरी आंख वापस लौटा दो। वो आग बबूला होने का भरसक प्रयास करते हुए बोला। क्यों, इसमें तुम्हारी आंख नहीं है क्या? नंदू ने उसकी बात काट कर पूछा। लड़के, मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं है। शराफत से मेरी आंख दो, वरना दुगुनी रकम वसूल लूंगा। उसने नंदू के आगे टोकने से पहले ही जल्दी जल्दी सब कुछ कह डाला। यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर खामोश बैठे नंदू से यह सब नाटक करवा रहे चाचा फुर्ती से बाहर आए और बोले, अच्छन भाई, इस तरह तो तुम्हारी आंख मिलने से रही। ऐसा करो, तुम अपनी आंख नंदू को दे जाओ, ताकि कल वो तुम्हारी दूसरी आंख से मिलाकर वैसी ही आंख तलाश दे। क्या? अच्छन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर कहो तो हम निकाल दे अच्छन भाई, चाचा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। इतना सुनते ही अच्छन मियाँ वहां से इस तरह भागे जैसे उनके पीछे यमदूत पड़े हों। अच्छन मियाँ को इस तरह भागते देख चाचा भतीजे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह चाचा ने नंदू की जान बचाकर बुद्धिमता की नई मिसाल कायम कर दी। यह कहानी सिद्ध करती है कि बुद्धिमान कभी मात नहीं खाता, अतः हमें बुद्धिमान बनने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। अवसर पड़ने पर जो युक्ति काम कर जाए वही बुद्धिमता कहलाती है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी जगह करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है उधारी लाल और नगदी लाल, दो ठग की कहानी। एक बार एक ठग जिसका नाम उधारी लाल था, शहर के लोगों को ठग कर वापस अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी घोड़ा गाड़ी में रखे एक बोरे में भरा हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पे पड़ी। वह व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम नगदी लाल था। वह उधारी लाल ठग के ही गांव का था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन भीतर भीतर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही उधारी लाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा कि अरे, यह तो नगदी लाल ही मालूम पड़ता है। यदि इसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो यह जरूर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। उधर नगदी लाल भी उसे पहचान चुका था और वह भी कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था कि ओह, यह तो उधारी लाल है। लगता है शहर से काफ़ी तगड़ा हाथ मार कर आ रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर नगदी लाल बोला, अरे भाई, उधारी लाल कहाँ से आ रहे हो? लगता है शहर से इस बार काफ़ी तगड़ा हाथ मार कर लाए हो। उसकी बात सुनकर उधारी लाल को मन ही मन क्रोध तो बहुत आया, लेकिन प्रकट में वह उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कभी का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैं गल्ले का छोटा मोटा व्यापार कर लिया है। बस भाई, किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। उधारी लाल की बात सुनकर नगदी लाल मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने सहानुभूति जताते हुए अपनत्व भरे स्वर में बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए ही तुमने यह मरियल सी घोड़ा गाड़ी खरीदी है। इस पर उधारी लाल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ा गाड़ी की तरह ही किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की एक बोरी भी शहर ले गया था, पर वह भी नहीं बिकी।
नगदी लाल ने कहा, अरे भाई, व्यापार में तो मंदा गर्म चलता रहता है, लेकिन व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया है। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम ही से परामर्श ले लूँ। उधारी लाल ने इस पर कहा, जरूर जरूर, जब जी चाहे घर आ जाना। नगदी लाल ने कहा, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और उधारी लाल ने अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद नगदी लाल पलटा और मन ही मन बुदबुदाया, मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी बोरी को अनाज की बोरी बताता है। मैंने भी इसे 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा भी नाम नगदी लाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाकर वह उधारी लाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पे दौड़ पड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी पोटली को खोला और उसमें से चमचमाती कसीदेदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुनः तेजी से कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। काफी दूर निकलने के पश्चात वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वह निकट की झाड़ियों में जा छिपा। वह अपनी योजना के बारे में सोच रहा था कि उधारी लाल को अपनी मरियल घोड़ा गाड़ी में यहाँ से पहली वाली जूती तक पहुँचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में केवल 15 मिनट। वह समय की बचत और लालच में वहां तक जरूर पैदल ही जाने की सोचेगा और वह इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब उधारी लाल पहली वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे देखता ही रह गया। तुरंत घोड़ा गाड़ी से उतरकर उसने वह जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं नहीं दिखाई दी तो वह जूती को वहीं छोड़कर घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर आगे बढ़ चला। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पे उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती दिखाई दी। उसे देखने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो पहली वाली जूती की ही जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, यदि वह जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती एवं सुंदर जड़ी से काम वाली जूतियों का जोड़ा होता। लेकिन अब यदि मैं अपनी इस मरियल घोड़ा गाड़ी पे पहली वाली जूती को लेने जाता भी हूँ तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा और हो सकता है इस बीच उस जूती को कोई और ही उठा ले जाए। यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़ के जाऊं तो उस स्थान तक पहुंचने में मुझे केवल 10-15 मिनट ही लगेंगे। सहसा दिमाग में यह विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहें से इधर उधर देखा। उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया और उसे एकदम इत्मीनान हो गया। तो उसने अपने घोड़ा गाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पे दौड़ पड़ा। उधारी लाल के वहां से जाते ही नगदी लाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी बोरी को अपने कंधों पर लादा सरपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर शीघ्रता से अपनी पत्नी से बोला, अब तुम जल्दी से सारा धन भूसे के ढेर में छिपा दो, मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। उधारी आए तो कह देना कि शहर गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। पत्नी ने सब समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता ना करो,
मैं सब संभाल लूंगी। उधर जब उधारी जूती को लेकर वापस लौटा तो घोड़ा गाड़ी से नोटों की बोरी को गायब पाकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन शीघ्र ही उसे सारी बात समझ में आ गई। फिर वह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर नगदी लाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद वह शाम को नगदी लाल के घर पहुंचा। घर पर पहुंचकर उसने नगदी लाल के बारे में जब नगदी लाल की पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे वही जवाब दिया जैसा कि नगदी लाल ने उसे समझाया था। उधारी लाल को समझते देर नहीं लगी कि नगदी की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन उसने विचार किया कि मक्कार की औरत साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छिप गया है। खैर कब तक छिपेगा, मैं पता लगा ही लूँगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा भी नाम उधारी लाल नहीं। यही सोचता हुआ उधारी लाल मन महसूस कर वापस चला गया। उसके बाद उधारी लाल रोज सवेरे नगदी लाल के घर आता और उसकी पत्नी से नगदी लाल के विषय में पूछता, पर सदा उसे एक ही उत्तर मिलता कि अभी तो नहीं लौटे भैया, और उधारी निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद उधारी लाल ने नगदी लाल की पत्नी पे नज़र रखने की ठानी और एक दिन उसने देखा कि नगदी लाल की पत्नी एक पोटली हाथ में लेकर एक ओर जाती हुई दिखाई दी और उधारी लाल उसके पीछे हो लिया। फिर जब उधारी ने बाग में प्रविष्ट होकर नगदी की पत्नी को कुएं की ओर बढ़ते देखा तो वह झट निकट के एक पेड़ पे चढ़ गया। उधारी ने देखा कि नगदी की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे कुएं में लटका रही थी। उधारी समझ गया कि नगदी लाल उसी कुएं में है और उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भोजन ले आई थी। यह सब देखकर उधारी लाल वापस चला गया। अगले दिन उसने एक योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदी की पत्नी के आने से पहले कुएं पे पहुंचा। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटकाई और नगदी की पत्नी की आवाज़ निकालता हुआ बोला। वह एक ठग था तथा उसके लिए दूसरों की आवाज़ निकालना मुश्किल नहीं था। रोटियां ले लो जी। नगदी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल दी, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वह क्रोध से चीख उठा। अरे कमबख्त, आज यह सूखी रोटियां क्यों ले आई? क्या घी का अकाल पड़ गया है? उधारी ने तुरंत उसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसे का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए ऐसी रोटी लाई हूँ। नगदी ने चकित होकर कहा, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैंने इतना सारा धन लेकर दिया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी में आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर उधारी लाल की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी, लेकिन मन की प्रसन्नता को दबाते हुए उसने उसी आवाज में कहा, ओ लेकिन मैं तो भूल ही गई हूँ कि उसने तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। तब नगदी ने कहा, अरे भगवान, मेरे कहने पर तूने ही तो उसे भूसे के ढेर में छुपाया था। उधारी लाल प्रसन्नता से बोला, ओहो, अब याद आया, सच में मैं उस बोरी के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल से तुम्हारे लिए फिर से घी लगी चुपड़ी रोटियां लाया करूँगी। कहकर उधारी लाल वहाँ से खिसक गया। थोड़ी देर बाद नगदी लाल की पत्नी आई और रस्सी लटकाकर रोटियां ले लेने के लिए आवाज़ दी। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर भीतर छिपा नगदी लाल चौंक कर उछल पड़ा और बोला, अरे भगवान, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है?
अभी अभी तो तुम मुझे रोटियां दे गई हो, अब दोबारा क्यों लाई हो? पत्नी ने आश्चर्य से कहा, क्या कहती हो जी, मैं तो पहली बार रोटियां लेकर आई हूँ। अगले ही क्षण एक विचार आते ही नगदी लाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकाल। नगदी लाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही नगदी घर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? नगदी लाल ने कहा, बोल मत, चुपचाप मेरे पीछे चली जा। मुझे लगता है अब तक सब गुड़गोबर हो गया होगा। घर पहुंचते ही सचमुच नगदी लाल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय, वह नोटों की बोरी कहाँ गई? तब नगदी लाल बोल पड़ा, अरे गई नहीं, बल्कि वही उधारी का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो यह है कि कुछ पैसे मैंने अपने भी उसमें रख दिए थे, वो भी गए। साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियाँ भी इसी चक्कर में चली गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आज मैं आपको सुनाऊंगा चतुर बेटी और बूढ़ी माँ, एक बहुत ही मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत उदास रहती थी। वो हर समय अपनी बेटी की यादों में खोए हुए रहती थी। उसकी इकलौती बेटी का विवाह पिछले वर्ष ही पास के ही एक गांव में हो गया था। वो अपने बिटिया के घर जाना चाहती थी, किंतु उसके गांव के रास्ते में एक घनघोर जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करने के लिए लोग डरते थे। वहाँ खूंखार जंगली जानवर भटकते रहते थे। इस तरह बुढ़िया कई दिनों तक सोचती रही। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी के घर जरूर जाऊंगी। और ऐसा सोचकर अगले ही दिन सुबह वो एक पोटली में कुछ खाना और कपड़े लिए हाथ में डंडा पकड़े घर से निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद जंगल शुरू हुआ। जंगल में घुसते ही उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी बेटी के याद में उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और धीरे धीरे जंगल में सावधानी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद उसके सामने गुर्राता हुआ एक चीता आया। उस चीते ने कहा, ऐ बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन तभी बुढ़िया ने अचानक कहा कि बेटा, मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे शरीर में तो मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। तुम मुझे बाद में खा लेना, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ से बढ़िया खा पी कर मोटी तगड़ी होकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। चीता ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें बेवकूफ कैसे बना सकती हूँ? तुम चाहो तो अभी मुझे खा सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही अच्छा होगा कि तुम मुझे बेटी के घर से आने के बाद खा लो। मैं एक नज़र अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। चीता ने कहा, ठीक है बुढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब जाओ और जल्दी आना। बुढ़िया डरते हुए आगे बढ़ी। थोड़े ही दूर जाने के बाद बड़े बड़े बालों वाला एक काला भालू उसके पास आया और जोर से गुर्राया। भालू ने कहा, ऐ बुढ़िया, मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने फिर भालू से कहा कि बेटा, मेरा शरीर तो एकदम सूखा हुआ है, मांस इसमें है ही नहीं, तुम्हें मुझे खा कर क्या मिलेगा? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ से खा पी कर मोटी तगड़ी होकर जब वापस आऊंगी तब मुझे तुम खा लेना। भालू ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम बचकर जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम मेरा विश्वास करो, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम्हें खाने में भी मजा आएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। भालू ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है बुढ़िया, तुम वापस जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ अब तुम जल्दी जाओ।
बुढ़िया मन ही मन सोच रही थी कि मैंने कैसे इन लोगों से छुटकारा पा लिया है। कुछ दूर आगे चलने पर बुढ़िया को एक खूंखार बाघ दिखाई दिया। बाघ ने दहाड़ते हुए कहा, ऐ बुढ़िया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने फिर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाघ बेटा, अभी मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा शरीर तो सूख चुका है, इसमें अब सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस तो है ही नहीं। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ पर मैं बढ़िया खा पी कर मोटी तगड़ी होकर जब वापस आऊंगी तब मुझे खा लेना, तभी तो तुम्हें खाने का आनंद मिलेगा। बाघ ने कहा, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बहला रही बेटा, मेरे तो शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं तुमसे भला दुश्मनी कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरा विश्वास करो, मैं एक न एक दिन जल्दी ही तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। बाघ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भूलना मत, तुम जरूर आना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें जहाँ भी छुपी होगी वहीं से ढूंढ लूंगा। बुढ़िया मन ही मन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी बेटी के घर तक जा पहुंची। घर में पहुंचते ही उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और खूब रोई। फिर बेटी ने उसका मान सम्मान किया और उसके खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। इस तरह महीनों तक बुढ़िया अपनी बेटी और दामाद के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बुढ़िया तंदुरुस्त हो गई। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटी, मुझे यहाँ पर आए हुए अब बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। बेटी ने जिद की कि आप और कुछ दिन रहे, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बेटी की जिद करने पर माँ ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक दिन और रुकूंगी और फिर अपने घर चली जाऊंगी। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन सुबह बुढ़िया उठकर नहा धोकर जाने की तैयारी करने लगी। बेटी ने भी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन वह चिंता में डूबी हुई थी। उसको चिंता में देखकर उसकी बेटी ने पूछा, क्या है माँ, तुम बहुत उदास हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम यहीं पर हमारे साथ ही सदा के लिए रुक जाओ, आखिर वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? वहाँ तुम्हारा कोई सहारा भी नहीं है, इससे अच्छा है तुम हमारे पास ही रह जाओ। बुढ़िया ने कहा, नहीं लाडो नहीं, बेटी के घर रहना उचित नहीं है, मुझे घर ही जाना है। मुझे एक बात की बहुत चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी। मैं उस मुसीबत से कैसे पार पाऊंगी, यही मैं सोचती रहती हूँ। बेटी ने कहा, माँ आप मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर कर दूंगी। माँ ने बेटी से कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तो जंगल के रास्ते में मुझे चीता, बाघ और एक भालू मिला था। उन्होंने मुझे खाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया कि मुझे अभी मत खाओ, अभी मेरे शरीर में मांस ही नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और वहाँ से मोटी तगड़ी होकर जब आऊंगी तब मुझे खा लेना। अब वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं उनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगी, इसी बात की मुझे चिंता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेटी ने कहा कि तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगी तो यह मुसीबत टल जाएगी। उसकी बेटी ने एक बड़ा सा गोल मटका खरीद लाया और नीचे की तरफ 2 छोटे छेद कर दिए और ऊपर की तरफ भी 2 छोटे छेद कर दिए। और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, आप इस मटके में बैठ जाइए। नीचे के हिस्से से आप अपने दोनों पैर निकालकर धीरे धीरे चलना और सामने के छेद से आप रास्ता देख सकती हैं। जैसे ही वो आपके सामने आए, आप रुक जाना और उनके चले जाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसा कहकर बेटी ने अपनी माँ को मटके के अंदर बिठाया और ढक्कन बांध दिया और घड़े को धकेलते हुए कहा, चल रे घड़ा घाटे घाट, चल रे घड़ा घाटे घाट। घड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जंगल में आया। थोड़ी देर में उसके सामने गुजरते हुए बाघ ने कहा, ए मटके, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या? उसने कहा था मैं आऊंगी, लेकिन आज तक नहीं आई। घड़े ने कहा, बुढ़िया देखे न गुड़िया, चल रे घड़ा घाटे घाट, चल रे घड़ा घाटे घाट।
और घड़ा लुढ़कने लगी। थोड़ी ही दूर चलने पर उसका सामना भालू के साथ हुआ। भालू ने अपने लंबे बाल लहराते हुए और गुर्राते हुए कहा, ए मटकी, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या? मटकी से आवाज आई, बुढ़िया देखे ना गुड़िया, चल रे घड़ा घाटे घाट। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ गई। अंत में उसका सामना चीता के साथ हुआ। चीता जोर से छलांग लगाकर उसके सामने आ गया और पूछा, ए घड़े, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या जो लाठी टेक कर चलती है? उसने कहा था कि मैं जल्दी ही आऊंगी, लेकिन इतने दिन हो गए वो आज तक नहीं आए। मटके ने कहा, बुढ़िया देखे ना गुड़िया, चल रे घड़ा घाटे घाट, चल रे घड़ा घाटे घाट। ऐसा करते हुए बुढ़िया जंगल से पार हो गई। जंगल के बाहर आते ही मटका फोड़कर बुढ़िया बाहर आ गई और खुशी से झूमने लगी और फिर वो अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा सदैव समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।